नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में मैं नवीन सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, उसी क्रम में 16 महाजनपद के उदय की भी जानकारी मिलती है। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके आगे निकला, वो है मगध। और मगध ही धीरे धीरे साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत सबसे शक्तिशाली महाजनपद आगे चल करके बना। तो आज हम चर्चा करेंगे मगध का उत्कर्ष, यानी 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध और मगध का उत्कर्ष कहा जाता है। डॉक्टर राय चौधरी, एक इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार मगध का पहला ज्ञात वंश हर्यक वंश था। मगध का पहला ज्ञात वंश हर्यक वंश था। तो इस हर्यक वंश यानी मगध का पहला ज्ञात वंश हर्यक वंश था। और ये हर्यक वंश आप जान लीजिए। और हर्यक वंश के जो लिखा हुआ है, हर्यक वंश के जो जानकारी सबसे पहले दी, यानी डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार, डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार मगध का पहला ज्ञात वंश, नोट करते चलें, मगध का पहला ज्ञात वंश हर्यक वंश। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसके अनुसार, क्योंकि मगध का निर्माण तो हुआ नहीं, मगध तो बहुत प्राचीन काल है। और हर्यक वंश के पहले मगध में बहुत सारे वंश थे, बहुत सारे राजाओं ने शासन किया। लेकिन हम भारतीय इतिहास में आज मगध का जो उत्कर्ष पढ़ रहे हैं वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, जो हमारे कोर्स में है, जो हमारे टीजीटी पीजीटी या वनडे एग्जाम्स में आते हैं, वो 6वीं शताब्दी पूर्व के समय का आता है। हम उस इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध का पहला ज्ञात वंश हर्यक वंश था। और हर्यक वंश, तो एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ। और दूसरा हर्यक वंश के विषय में जो मुख्य बातें वो बता दें आपको कि दूसरा हर्यक वंश कहा जाता है हर्यक, यानी हर्यक कुल का अर्थ, हर्यक कुल, हर्यक वंश यानी कि हर्यक जो कुल था उसका अर्थ है जिसका चिन्ह हरा, जिसका चिन्ह हरा हो। ध्यान देना, जिसका चिन्ह हरा हो, हर्यक कुल का अर्थ है। यानी हर्यक, क्यों इस वंश का नाम हर्यक पड़ा, कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जिस वंश का चिन्ह हरा हो उसे हर्यक कुल कहा गया है। दूसरी बात, हर्यक कुल के जो शासक थे ये नाग कुल से संबंधित थे। नोट कर सकते हैं, नाग कुल से संबंधित थे। कई बार पूछा गया है हर्यक कुल का संबंध किस कुल से है, ये नाग कुल से संबंधित थे। और चौथी जो बात, इस महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है आपको कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, उनका नाम है बिंबिसार। अर्थात हर्यक वंश के बारे में प्रारंभिक जानकारी। हर्यक वंश का समय, यानी संपूर्ण हर्यक वंश का समय 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व के बीच में ये पूरा वंश रहा। और डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार मगध का पहला ज्ञात वंश 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हर्यक वंश था। हर्यक वंश का, हर्यक कुल का अर्थ होता है जिसका चिन्ह हरा हो। अर्थात हर्यक वंश का तात्पर्य हरे रंग से माना जाता है। हर्यक वंश के लोग नाग कुल से संबंधित थे और हर्यक वंश के यानी कि संस्थापक बिंबिसार थे। तो अब हम समझ लेते हैं कि हर्यक वंश में कुल 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिसमें बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र उदयन, और उदयन के 3 पुत्र थे। अंतिम पुत्र नागदशंग का शासन करने का प्रमाण मिलता है। लेकिन खास तौर से हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के विषय में जानकारी ठीक से मिलती है। और इन्हीं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा भी होती है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इस हर्यक वंश के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ बता दें कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण वंश है, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है। आप लोग नोट करते चले अपनी कॉपी पर, हम आपको संकेत दे रहे हैं। पितृहंता का अर्थ है इस वंश के लगभग सभी शासकों ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, अर्थात पिता की हत्या करके ही
सत्ता प्राप्त किए थे। इसीलिए इस संपूर्ण वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तो अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमानुसार बिंबिसार के विषय में। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। चूंकि इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, तो बिंबिसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताते चले और आप नोट भी करते चले। एक तरह से कहानी भी हो जाएगी और आपका महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा भी हो जाएगी। अब चूंकि संपूर्ण हर्यक वंश का समय 544 से 412 ईसा पूर्व है, लेकिन इसमें बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया है, तो उनका समय है 544 से 492 BC। ध्यान रखिएगा, यानी BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो बिंबिसार का जो समय था 544 से 492 ईसा पूर्व। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये सामंत भट्टी के पुत्र थे। यानी इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम मिलता है सामंत भट्टी। सामंत भट्टी, ये जानकारी मिलती। ये सामंत भट्टी के पुत्र थे और ये नागकुल से उत्पन्न थे। नागकुल, जितने भी पॉइंट हैं वो सब बिंबिसार के लिए हैं। नागकुल से उत्पन्न थे। तो आप लोग अपने शब्दों में इसका लिखते चलिए कि 2 क्वेश्चन हो गए आपके कि बिंबिसार ये सामंत भट्टी के पुत्र थे, नागकुल से उत्पन्न थे। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे बिंबिसार या अजातशत्रु के विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको कहानी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि प्राचीन इतिहास में बहुत सारे साहित्यों के माध्यम से इनके विषय में जानकारी इकट्ठी की गई है। तो कुछ पॉइंट वाइज जानकारी मिलते, बहुत ज़्यादा इनकी स्टोरी नहीं मिल पाती है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं उसको हम लोग नोट करते चलते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया, इनके पिता सामंत भट्टी थे, नागकुल से ये उत्पन्न थे। और तीसरी बात, इनके 3 राज्यों से यानी विवाह, अगर इनकी हम विवाह की बात करें कि विवाह की चर्चा करें तो बिंबिसार साम्राज्य विस्तारवादी नीति को मानते थे। अपने साम्राज्य को जितना अधिक विस्तार हो सके किया जाए, और इसी अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत इन्होंने 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को विस्तार किया। सबसे पहला जो इनका जो वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया, इन्होंने क्या किया? वैशाली से। इन्होंने जो सबसे पहला अपना संबंध बनाया विवाह का वैशाली से। वैशाली से कैसे कहते सकते हैं कि वैशाली की जो राजा थे चेटक की पुत्री चलना से विवाह किए। कौन? चलना, ये कौन थे? चलना से विवाह। पॉइंट नोट कर लिएगा। इनकी पहली पत्नी कौन थी? वैशाली के चलना से विवाह किए। और ये चलना कौन थे? ये चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि वैशाली गणराज्यों में, यानी जो 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद तो राजतंत्री थे, 2 जो गणतंत्री थे उसमें एक वज्जी संघ था। और वज्जी संघ का 8 गणराज्यों का एक संगठन था, और उस 8 गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य था वो वैशाली, और वैशाली के ही राजा थे चेटक। और वैशाली गणराज्य से अपने संबंध मधुर करने के लिए वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चलना से विवाह करके अपने साम्राज्य को वैशाली तक विस्तृत किए। यानी पहला विवाह क्या मिल जाता आपका? वैशाली से। दूसरा विवाह की अगर हम बात करें तो इनकी दूसरी पत्नी थी महाकोसला। इनकी दूसरी पत्नी थी महाकोसला देवी। इनकी पहली पत्नी थी ये चलना, और इनकी दूसरी पत्नी हो गई जो है महाकोसला। अब महाकोसला कौन थी? एक कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इनके बारे में नोट कर सकते हैं, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, कई बार पूछा गया है, प्रसेनजित की बहन। तो इनकी दूसरी पत्नी महाकोसला देवी, जो कौशल नरेश, यानी कौशल एक राज्य था, महाजनपद था, और कौशल के राजा यानी थे प्रसेनजित की बहन थी महाकोसला देवी। इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके कौशल से भी अपने संबंध बढ़ाए। और इनका जो तीसरी जो इनकी पत्नी थी वो क्षेमा कौन थी?
भद्र देश की राजकुमारी, भद्र देश की राजकुमारी, राजकुमारी भद्र देश का अर्थात जैसे जो पंजाब आप देखते हैं वही क्षेत्र पड़ता है भद्र देश। तो 3 पत्नियां इनकी, यानी चेलना, महाकोशला देवी और क्षेमा, इस प्रकार से 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। विस्तार का मतलब ये नहीं होता किसी को जीत करके अपने अधीन कर लो तभी आपका साम्राज्य विस्तार हुआ। अगर आपका कोई मित्र देश है तो वो भी आपका साम्राज्य यानी आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। उससे भी एक रचना है महावग्ग के अनुसार, इनके बारे में अगला पॉइंट, महावग्ग के अनुसार, महावग्ग के अनुसार इनकी जो है, इनके द्वारा इनका 500 विवाह किए, 500 रानियाँ थी। एक जानकारी, महावग्ग एक रचना है महावग्ग के अनुसार इनकी 500 रानियाँ थी। कई को तब पूछ ले किसके अनुसार बिंबिसार की 500 रानियाँ बताई जाती हैं, तो महावग्ग के अनुसार। जितने भी हम प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं वो टीजीटी, पीजीटी यानी भारतीय इतिहास से संबंधित जहाँ भी, चाहे वनडे एग्जाम्स हो और अभी आने वाली परीक्षा पेट है या एसआई है, किसी भी एग्जाम में भारतीय इतिहास से इससे अधिक प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे तथ्य एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम दावे के साथ कहते हैं। लेकिन लगातार आप अगर वीडियो के साथ बने रहेंगे। अब बात आती है कि किससे, जहाँ इनका वैवाहिक संबंध बिंबिसार का नहीं बना उस राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में किए। सबसे पहला जो इनका महाजनपद था जिसको अपने साम्राज्य में युद्ध करके विलय किए तो वो था अंग, यानी लिख कह सकते अंग का विलय, अंग का विलय किए। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि मगध के विस्तार में अंग का विलय किए, वही अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। और जब अंग का विलय किए, अंग का विलय किए, और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया, उपराजा बनाया। यानी कहाँ का, अंग महाजनपद का विलय करके अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बनाया। कई बार क्वेश्चन है कि अजातशत्रु को उपराजा कहाँ का बनाया गया था। तो उसके बाद बात आती है, यानी सारी चर्चा हम लोग बिंबिसार के ही विषय में कर रहे हैं, इनके ही विषय में ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है बुद्ध के विषय, इनके लिए अगली बात आती है कि ये बुद्ध के मित्र और संरक्षक दोनों थे। नोट कर लीजिए, बुद्ध के मित्र थे, और मित्र और संरक्षक, क्योंकि राजा थे उस समय बुद्ध के, जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ उस समय ये राजा थे। मित्र और संरक्षक, कई बार ये भी प्रश्न आया है कि बुद्ध के मित्र और संरक्षक का दर्जा किसे दिया जाता है, तो वो बिंबिसार को दिया जाता है। बिंबिसार ने कुल लगभग 52 वर्ष शासन किया, 52 वर्ष शासन किए, काफ़ी समय तक इन्होंने शासन किया। लगभग 52 वर्ष तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया। और बिंबिसार अपने समय में अपने पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किए, लेकिन दर्शक यानी गद्दी पर नहीं बैठ पाए। और उसके बाद इन्होंने, कहा जाता है कि एक ऐसे शासक थे, सबसे पहले स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना रखने वाले प्रथम शासक। प्रथम, आप ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए वह कौन से शासक थे जिन्होंने इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना रखा, तो वो नाम आता है बिंबिसार का। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना रखा, और ये ऐसा करने वाले ये पहले शासक थे। अब थोड़ी सी चर्चा हम आपको बताना चाहेंगे इनके विषय में। एक इनका वर्णन मिलता है आम्रपाली के विषय में। आप लोग कई बार सुने होंगे आम्रपाली। आम्रपाली कौन थी, थोड़ा आम्रपाली की कहानी जान लीजिए। आम्रपाली वैशाली, उसी वैशाली जहाँ की आपने सुना है जहाँ की चलना थी, उसी वैशाली की ये एक बहुत ही सुंदर, कई गुणों से युक्त एक सुंदर नर्तकी थी। वैशाली कौन थी, ये नर्तकी थी। और इस नर्तकी से ये जो है इस नर्तकी को ये अपने राज्य में लाना चाहते थे। तो इन्होंने उस नर्तकी से विवाह किया, उसे जीत करके अपने राज्य में ले आए। वह नर्तकी बुद्ध की उपासक भी थी, और उस नर्तकी को यानी लिच्छवियों, यानी वैशाली में लिच्छवी लोग थे, उन लिच्छवियों से इनको जीत करके अपने राज्य में लाए और ये इनसे विवाह भी किए। तो लिख सकते हैं आम्रपाली
से विवाह किए, से विवाह किए। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली आप समझ गए हैं कि आम्रपाली जो है ये वैशाली की एक बहुत ही सुंदर नर्तकी थी और बुद्ध की एक उपासक भी थी, यानी बुद्ध में विश्वास रखती थी। और इसी आम्रपाली से बिंबिसार को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था जीवक, जिनका नाम था जीवक। यानी जान सकते हैं कि जीवक आम्रपाली से पुत्र थे हुए, यानी आम्रपाली से जीवक का जन्म हुआ, जीवक का जन्म हुआ। अर्थात बिंबिसार के पुत्र जीवक थे जो आम्रपाली से के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। बिंबिसार ने जीवक को शिक्षा दीक्षा के लिए तक्षशिला भेजे थे पढ़ने के लिए। जीवक वहीं से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया और ये प्रख्यात राजवैद्य बने थे। तो जीवक जो इनके प्रमुख राजवैद्य थे, इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे जीवक को बुद्ध की सेवा के लिए भी भेजे थे। यानी लिख सकते हैं आप कि जीवक को बुद्ध की सेवा के लिए भेजे, बुद्ध की सेवा में भेजे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और अगर आप न लिखे हो तो लिख लीजिए। जीवक जो है चंड प्रद्योत के इलाज के लिए इलाज को आप उपचार लिख सकते हैं उस समय की शब्दावली में, जो उपचार के लिए अवंती भेजे। किसको भेजे? यानी चंड प्रद्योत के उपचार के लिए जीवक को अवंती भेजे। तो एक तो ये प्रश्न बन गया है। तो और अगली बात कि बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिव्रज, ये भी नाम मिलता है। ध्यान दीजिएगा दोनों नाम एक ही है, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राजगृह एक जगह थी, उसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, यानी बिंबिसार ने राजधानी बनाया। इस प्रकार से हर्यक वंश की पहली राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बिंबिसार से थे और आप लोग जो है सारे तत्वों को नोट कर लीजिए। अब बिंबिसार चूँकि अपने समय में बिंबिसार अपने पुत्र यानी दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी हत्या इनके ही पुत्र अजातशत्रु ने करके गद्दी पर बैठ गए। तो अगले शासक के रूप में आते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के विषय में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। अजातशत्रु अब देखिए, ये बिंबिसार के पुत्र थे। जैसा कि हमने चर्चा किया कि अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और बिंबिसार की पत्नी महाकोसला से ये उत्पन्न पुत्र थे। इनका जो शासन करने का समय है वो 492 से 460 ईसा पूर्व का है, यानी कि 492 से 460 BC इनका समय है। और ये हर्यक वंश के दूसरे नंबर के शासक हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को अपदस्थ करके उन्हें कैद करके उनकी हत्या कर दिया, और कहा जाता है कि अजातशत्रु को यानी गौतम बुद्ध के विरोधी देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कि बुद्ध के विरोधी देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी तो कौशल के राजा उस समय थे प्रसेनजीत ने फिर नाराज हुए और वो मगध से उनके संबंध खराब हो गए और प्रसेनजीत का और अजातशत्रु से 2 बार संघर्ष हुआ। पहली बार अजातशत्रु उस युद्ध में जीत गया, लेकिन दोबारा फिर प्रसेनजीत ने
अजातशत्रु को पराजित किया। और लेकिन अंततः एक बार पुनः प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके एक बार पुनः संबंध को ठीक करने का प्रयास किया। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अजातशत्रु से नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये बनता है, ये बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार के पुत्र थे। दूसरा पॉइंट इससे महत्वपूर्ण बनता है, पिता की हत्या किए। इस पॉइंट को भी आप नोट करते चलें, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे। और बुद्ध के विरोधी देवदत्त के कहने पर पिता की हत्या किए। ये महत्वपूर्ण बात आपके लिए हुआ, यानी कि पिता की हत्या किए। और कौशल से इनका पुनः संघर्ष हुआ। और लिख सकते हैं सीधे आप कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने, आप समझ गए ना, प्रसेनजित कौन थे? वही कौशल नरेश, यानी कि प्रसेनजित जिसकी चर्चा हमने पीछे आपसे किया है। तो कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब इन्होंने अपने पिता की हत्या किया तो उससे कौशल के राजा प्रसेनजित नाराज हुए। प्रसेनजित और अजातशत्रु से 2 बार संघर्ष हुआ। अंततः प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके अपने संबंध को पुनः सही किया। और इस प्रकार से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ। वाजिरा यानी प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अगर हम अगर किसी अगले प्रश्न के पॉइंट की ओर बढ़ें अजातशत्रु से संबंधित, तो अजातशत्रु का एक जो है, जब कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया तो उन्होंने एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए, उपहार में काशी को दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काशी अब मगध का अंग हो जाता है और काशी को किसने दिया? अजातशत्रु ने दिया। इस प्रकार से पॉइंट नोट कर लीजिए कि अब काशी महाजनपद भी अब मगध का एक अंग बन जाता है। अब अगली बात आती है कि अजातशत्रु का वज्जियों से भी संघर्ष हुआ। वज्जी से संघर्ष, इसकी कहानी थोड़ी सी आप सुन लीजिए। वज्जी से संघर्ष क्या है कि कहते हैं कि वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था। गौतम बुद्ध भी अपने समय में कहते थे कि जब तक इन 8 गणराज्यों में एकता बनी रहेगी कोई भी महाजनपद इनके ऊपर आक्रमण करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि इनकी एकता से इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जब ये जानकारी अजातशत्रु को मिली तो अजातशत्रु ने जो है अपने बहुत ही कूटनीतिक मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ भेजा कि जाइए वत्सकार जी, आप अपनी कूटनीति से वज्जियों में फूट डाल दीजिए और फिर हम उस समय वज्जी पर आक्रमण करके पराजित करके वज्जी पर अधिकार करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उनके कूटनीतिक मंत्री वत्सकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दिया और उस फूट के समय का लाभ उठा करके अजातशत्रु ने वज्जी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अब आपने पहले भी जाना बिम्बिसार की पत्नी चेलना इसी वज्जी संघ से थी, यानी जो वैशाली इसी वज्जी का एक अंग था। तो कह सकते हैं कि वज्जी से संघर्ष हुआ। तो वज्जी के संघर्ष में लिख लीजिए, वज्जी से संघर्ष हुआ यहाँ पे और वज्जी का विलय किए। कैसे किए आपने देखा, ही पॉइंट को नोट कर लिया। इनके अजातशत्रु के जो मंत्री थे, इनके मंत्री कौन थे? जो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री थे जिन्होंने वज्जी में फूट डाली थी, इनके मंत्री का नाम था वत्सकार। जो वज्जी संघ में फूट डाले, उसी फूट का
फूट के समय का फ़ायदा उठा के इन्होंने वज्र संघ पर आक्रमण किया। और जब इन्होंने वज्र संघ पर आक्रमण किया उस समय बहुत ही महाविनाशकारी हथियारों का प्रयोग किया। उस समय उन्होंने रथ मूसल और महाशिलाकंटक हथियारों का प्रयोग करके वज्जियों को पराजित किया था। तो इनको लिख सकते हैं अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र क्या थे? रथ मूसल। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रथ मूसल और महाशिलाकंटक पूछा गया है कि वज्र संघ पर विजय के लिए किस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए थे? रथ मूसल और महाशिलाकंटक हथियारों का प्रयोग करके वज्र संघ को अपने राज्य में मिलाया। और उसके बाद इन्होंने ये बौद्ध और जैन दोनों मतों में विश्वास रखते थे। बौद्ध और जैन दोनों में विश्वास था। ध्यान रखना कि इनका जो विचार बौद्ध और जैन ये दोनों मतों में अपना ये विश्वास रखते थे। और भरौत स्तूप में इन्हें पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। यानी जो भरौत स्तूप है बुद्ध से संबंधित, उस स्तूप में इन्हें पूजा करते हुए दिखाया गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और इनके शासन के 8वें वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शासन के 8वें वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु हुई। इससे एक प्रश्न क्लियर हो गया कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे। अर्थात जब अजातशत्रु 8 वर्ष शासन हो चुका था उसी वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन भी इन्हीं के समय में हुआ था। पीछे हमने जो बौद्ध में चर्चा किया बौद्ध धर्म में, यहाँ भी कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध सभा हुई, बौद्ध सभा। आप जानते हैं प्रथम बौद्ध सभा कब हुई थी? जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष बौद्ध सभा हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा भी हुई और इन्हीं के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। और अगला जो महत्वपूर्ण बात है, महावीर स्वामी की मृत्यु भी, महावीर स्वामी की मृत्यु भी इन्हीं के समय में हुई। यानी महावीर स्वामी की जो मृत्यु बताया जाता है 468 BC, यानी कि 468 BC, उस समय भी अजातशत्रु ही मगध के शासक थे। और जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय भी अजातशत्रु मगध के शासक थे। इस प्रकार अजातशत्रु से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इनके समय में हुए। और अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौशल, वज्जी इन राज्यों को विलय करके अपने साम्राज्य को व्यापक बनाए। और अंत में इस वंश के जो अंतिम जो प्रतापी शासक थे वो अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे। तो हम इसको हम भी थोड़ा उदयन की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इनका नाम उदयन भी मिलेगा, उदयन भी मिलेगा। ध्यान रखना उदयन नाम से और भी शासक हैं। तो उदयन इनका जो समय बताया जाता है 460 से 445 ईसा पूर्व, 460 से 445 BC इनका उदयन का समय है। और ये मगध के तीसरे शासक हैं, अजातशत्रु के पुत्र हैं। यानी लिख सकते हैं इनके या लिख सकते हैं कि अजातशत्रु के पुत्र थे। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। उदयन 460 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे और पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठे। ये अपने अजातशत्रु के पुत्र थे। और गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर स्थापित किए, पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, नगर की स्थापना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कहाँ पर है? गंगा और सोन नदी का संगम, सोन नदी के संगम पर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, संगम पर, यानी गंगा और सोन नदी के संगम पर एक गांव था, याद आ गया, एक गांव था कुसुमपुरा। गांव का नाम था कुसुमपुरा।
कुसुमपुरा एक गांव था। इसी गांव में इन्होंने एक नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र। और नगर तो बनाया ही, उसके बाद पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया। यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पुत्र को और राजधानी भी बनाया। यानी कि जिस मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसे बिंबिसार ने अपने समय में बनाया था, राजगृह या गिरिव्रज, अब उदयन अपने समय में गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुरा नामक गांव में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और पाटलिपुत्र को ही अब अपनी राजधानी बना दिया। अर्थात अब राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। और ये कहाँ स्थान है? गंगा और सोन नदी के संगम पर। पहले कौन गांव का नाम क्या था? कुसुमपुरा। ये जो प्रश्न है ये उदयन से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। ये भी पहले चंपा के उपराजा थे, यानी इनके उदयन भी चंपा के, यानी गद्दी पर बैठने के पहले अंग की राजधानी वही चंपा के उपराजा थे। गद्दी पर बैठने से पहले ये चंपा के उपराजा थे। आपने देखा बिंबिसार ने पहले अजातशत्रु को बनाया था, अब अजातशत्रु ने अपने पुत्र उदयन को चंपा का उपराजा। चंपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, बहुत भी उस समय व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र भी था, इसलिए चंपा सभी के लिए महत्वपूर्ण रहा। ये उदयन भी अपने पिता की तरह ये भी बहुत विस्तारवादी थे, अपने साम्राज्य का विस्तार हमेशा चाहते थे। और उस समय बिंबिसार के यानी कि मगध के जो प्रतिद्वंदी राज थे वो अवंती था, और अवंती के गुप्तचरों द्वारा ही इनकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि उदयन की हत्या जो है अवंती के गुप्तचरों द्वारा इनकी हत्या हो गई थी। इनके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र थे। इनका नाम आप नोट कर लें, क्योंकि इनके नाम की चर्चा हमेशा की जाती है। अनिरुद्ध पहले थे, अनिरुद्ध। नंबर 2 मुंडक, और तीसरे थे नागदशक। देखिए इन तीनों के विषय में अलग अलग शासन करने का समय और इनसे जुड़ी हुई बातें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इतनी मिलती है कि उदयन के बाद क्रमानुसार अनिरुद्ध गद्दी पर बैठे, उसके बाद मुंडक गद्दी पर बैठे, और फिर नागदशक बैठे। नागदशक अत्यंत ही विलासी और निर्बल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके निर्बलता और विलासता के कारण पूरे राज्य में असंतोष का लहर फैल गया, और इसी का असंतोष का लाभ उठा करके इनके सेनापति नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने सत्ता से इनको हटा करके गद्दी पर अपने को स्थापित कर दिया। यानी लिख सकते हैं कि 3 पुत्र थे। अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। ये बहुत बार पूछा गया है। और इन्हें सेनापति, ध्यान रखना, सेनापति शिशुनाग ने अपदस्थ किया। और अब शिशुनाग ने इन्हें अपदस्थ करके मगध में अब नागवंश की स्थापना कर दिया। तो जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो नागवंश के विषय में होगा, यानी कि नागवंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण शासकों के साथ साथ कुल 6 शासकों ने मगध में हर्यक वंश में शासन किया, और हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। आप सभी इस वीडियो को देखे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।